हेलो स्टूडेंट्स, नवदीप सर की इस फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपने कर रहे थे +2 राजस्थान बोर्ड की फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में अभी तक अपने कूलम्स लॉ और उसमें जो क्वांटिटीज़ आती है, अपने नई क्वांटिटी देखी थी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और जो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम होता है वो क्या होती है। अब आज का जो अपना टॉपिक है वो आज का टॉपिक है वेक्टर नोटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, यानी कूलम्स लॉ का वेक्टर नोटेशन, यानी वेक्टर की फॉर्म में अपने कूलम लॉ को किस प्रकार से शो कर सकते हैं। तो आपको पता है कि कूलम लॉ अपने को दो चार्जेस के बिटवीन फोर्स के बारे में बताता है। तो जब फोर्स के बारे में बताता है तो फोर्स आपको पता है कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे शो कर सकते हैं, तो इसको समझते हैं। देखो, आपके लिए नया टॉपिक है ये, तो इसको अच्छे तरीके से समझना और 2-3 बार इसको रफ कॉपी में लिख के देखना। तो देखो, अपने क्या करते हैं, वेक्टर नोटेशन में अपने दो चार्जेस लेते हैं। एक चार्ज ये लिया हुआ है डायग्राम में Q1 और दूसरा ये B पॉइंट पर Q2 चार्ज प्लेस किया हुआ है। अब एक अपने क्या लिया, कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया, एक्स वाई जेड एक्सिस ले लिए, और ये ओ क्या है, इसका ओरिजिन है। इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट जो ये Q1 है इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R1 वेक्टर है, और जो ये Q2 है इसका पोजीशन वेक्टर अपने ले लिया R2 वेक्टर। दोनों वेक्टर ले लिए, दो चार्ज लिए, दोनों की डिस्टेंस ले लिए अपने, मतलब उसको वेक्टर फॉर्म में शो कर दिया। अब देखो, आपको पता है कि ये जो Q1 है ये इस Q2 पर फोर्स लगाएगा और Q2 इस Q1 पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो अब इस वेक्टर नोटेशन से अपने को क्या पता लगेगा कि ये वेक्टर नोटेशन अपने को लास्ट में रिजल्ट देगा कि जो ये दो चार्जेस Q1 Q2 या कोई भी दो चार्ज आप रखते हो वो एक दूसरे पर क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। ये तो कूलम्स लॉ ने बताया था। अब ये जो फोर्स होता है इसकी डायरेक्शन के बारे में अपने को वेक्टर नोटेशन बताता है भी इन दो फोर्सेस की डायरेक्शन क्या होती है, एक दूसरे के अपोजिट होती है। वैल्यू इस फोर्स की सेम ही होगी, जितना फोर्स Q1 Q2 पर लगाएगा उतना ही फोर्स Q2 इस Q1 पर लगाएगा। बस फर्क कहाँ आएगा, डायरेक्शन में आएगा। तो अपने देखो क्या कर रहे हैं यहाँ पे डायग्राम में कि दो अपने क्या ले रहे हैं, ये दो चार्ज लिए। अब देखो, दोनों अपने प्लस चार्ज ले रखे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे एक प्लस एक माइनस भी ले सकते हो, दोनों माइनस भी ले सकते हो, लेकिन अपने क्या किया कि अपने इजी रखने के लिए दोनों प्लस चार्ज लिए। और प्लस चार्ज यानी ये प्लस Q1 है, ये प्लस Q2 है, तो दोनों को रखते हैं तो एक दूसरे पर आपको पता है कि दोनों प्लस हैं तो रिपल्शन फोर्स लगाएंगे। तो अब ये Q1 इस Q2 को अपने से क्या करेगा, दूर भेजने की ट्राई करेगा। तो ये जो फोर्स लगाएगा Q1 इस पे, वो इस साइड लगाएगा, मतलब इसको दूर भेजेगा, ऐसे भी तू मेरे से दूर चला जा। और ये जो Q2 है वो इस पर फोर्स क्या लगाएगा, वो भी इस पर रिपल्शन फोर्स लगाएगा और वो भी इसको क्या करेगा, दूर भेजने की ट्राई करेगा। तो यहाँ पे अपने दो फोर्स लग रहे हैं, F12 वेक्टर और F21 वेक्टर। इन दो क्वांटिटीज़ को अपने डिफाइन कर रखा है। तो देखो कैसे डिफाइन किया हुआ है, अपने लिखा है कि लेट वी हैव टू चार्जेस हैविंग चार्ज Q1 एंड Q2। दो चार्ज है, दोनों पे चार्ज कितने, Q1 Q2। द पोजीशन वेक्टर ऑफ दीज चार्जेस आर R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर। जो अपने को गिवन है क्वांटिटी वो लिख दी, R1 वेक्टर R2 वेक्टर पोजीशन वेक्टर है। अब F12 किसको लिखा अपने यहाँ पे, तो आप इसको डायरेक्ट देखो याद कर सकते हो, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। मतलब ये जो Q2 है वो Q1 पे कितना फोर्स लगा रहा है वो अपने को क्या बता रहा है, F12, यानी 1 2 का मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, यानी कि दो के कारण जो एक पर फोर्स लग रहा है। मतलब ये वाला जो Q2 इस Q1 पर फोर्स लगा रहा है उसको F12 वेक्टर लिखा। और बिल्कुल इसके अपोजिट F21 वेक्टर क्या है, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। अब Q1 भी क्या करेगा, Q2 पर फोर्स लगाएगा, तो Q1 जो Q2 पर फोर्स लगा रहा है उसको लिखा F21 वेक्टर। ये इसको शो करने का तरीका है। अब नेक्स्ट चीज़ देखो, अपने यहाँ पे दो और वेक्टर लिए हुए हैं, R12 वेक्टर और R21 वेक्टर। और ये दोनों वेक्टर है क्या कि दोनों के बीच की डिस्टेंस है, इस ए और बी पॉइंट के बिटवीन क्या है, डिस्टेंस है ये एक तरह की। लेकिन वेक्टर फॉर्म में दोनों को अलग अलग क्यों लिखा है, क्योंकि जो F12 वेक्टर है
इसको जो शो करने वाला पोजीशन वेक्टर होगा वो ये वाला हो जाएगा। तो ऊपर F12 के लिए जो पोजीशन वेक्टर है वो R12 वेक्टर है। मतलब R12 वेक्टर क्या है कि इस B के रिस्पेक्ट इस A की पोजीशन, बी के रिस्पेक्ट ए की पोजीशन, मतलब इस बी से ए तक की डिस्टेंस है तो उसकी डायरेक्शन ये वाली हो जाएगी। और दूसरा R21 वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 विद रिस्पेक्ट टू Q1। यानी कि जो R21 है वो इस फोर्स के लिए है F21 के लिए, तो F21 इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इस A के रिस्पेक्ट इस B का पोजीशन वेक्टर। तो देखो डिस्टेंस सेम होंगी दोनों, लेकिन डायरेक्शन अब क्या हो जाएगी, फोर्स की डायरेक्शन में आप इस R21 की डायरेक्शन लोगे। तो आप देखो यहाँ पे F12 और F21 दोनों की डायरेक्शन अपोजिट आ रही है और इन दोनों की डायरेक्शन भी क्या आ रही है, अपोजिट आ रही है। ठीक है, अब इसको अपने को प्रूव करना है। तो मैंने क्या किया कि ऊपर जो दो कंडीशन है फोर्स वाली, एक में तो F12 फोर्स लग रहा है और एक में F21 फोर्स लग रहा है, उन दोनों को एक इसमें तो अपने क्या है दोनों फोर्सेज को एक ही डायग्राम में शो कर रखा था। अब मैंने दो अलग अलग डायग्राम बना के उसको शो कर दिया। बुक में ये चीज़ नहीं है, अपनी तरफ से मैंने सुविधा के लिए आपके लिए बनाया है, इसको ईजी करने के लिए। तो देखो कैसे होगा, ये वाला जो डायग्राम है ये किसके लिए है, F12 वेक्टर के लिए डायग्राम बनाया हुआ है और नीचे वाला डायग्राम F21 वेक्टर के लिए बनाया हुआ है। तो देखो R1 R2 दोनों में सेम है, ये O पॉइंट हो गया, ये A पॉइंट है, ये B है, ऊपर वाले में भी O पॉइंट है, A है और B पॉइंट है, Q1 Q2 रखे हुए हैं। तो दोनों पर मैंने फोर्स की डायरेक्शन शो कर दी और दोनों में ही पोजीशन वेक्टर जो R12 वेक्टर है एक में तो और दूसरे में R21 वेक्टर है वो शो कर दिया। यानी इस डायग्राम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया अपनी ईजी करने के लिए। अब देखो फर्स्ट केस, ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है। तो फर्स्ट केस में देखो F12 वेक्टर यानी फोर्स की वैल्यू लिखें तो कूलम्स लॉ से अपने को फोर्स पता लग जाता है। भी ये Q1 और Q2 चार्ज है तो इनके बिटवीन फोर्स कितना होगा, तो वो होगा कि Q1 Q2 अपॉन में R12 स्क्वेयर और यहाँ पे प्लस R12 कैप। अब R12 कैप क्या है, ये अपने को R12 वेक्टर इसकी डायरेक्शन शो कर रहा है। मैंने आपको बताया है कि वेक्टर में देखो क्या होता है कि R12 वेक्टर दिया हुआ है, तो अगर आपको R12 स्केयर दिया हुआ है यहाँ पे तो आप यहाँ पे वेक्टर नहीं लगाओगे, क्योंकि वेक्टर के ऊपर स्केयर नहीं लगता कभी भी, ओनली उसके मैग्नीट्यूड के ऊपर क्या लगता है, स्केयर लगता है, जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। तो आर वेक्टर का अगर आपको कह दें भी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप क्या करोगे, इसको इस तरीके से लिखते हो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी दोनों साइड बार लगा देते हो, ये मैग्नीट्यूड शो करता है। और होता कैसे है देखो, अगर मैं एग्जांपल लूँगी, आपको आर वेक्टर है वो इस टाइप से दिया हुआ है कि 3i कैप 4j कैप और 5k कैप। आपको पता है वेक्टर इसी फॉर्म में दिए होते हैं, 4j कैप और प्लस में 5 क्या आ जाएगा, k कैप आ जाएगा। तो अब इसका क्या करना हो, अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना हो तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं आप देखना। जो 11th क्लास की बुक थी उसमें ये जो आई जे और के के साथ मल्टीपल होते हैं इनका स्क्वेयर करके अंडर रूट ले लेते हैं। मतलब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 3 स्क्वेयर प्लस 4 स्क्वेयर प्लस 5 स्क्वेयर, इस प्रकार से इसको क्या करोगे, लिखोगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा इस आर वेक्टर का। तो स्केयर में हमेशा वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखा जाता है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी जाती है। यहाँ आई जे के नहीं आता, चाहे स्केयर हो चाहे क्यूब हो कुछ भी हो। लेकिन अब देखो ये कैप क्या है कि अगर मान लो आपको आर वेक्टर दिया हुआ है कि आर वेक्टर है जो, या R12 वेक्टर यहाँ पे ले रहे हैं, तो ये जो R12 वेक्टर है इसकी लेंथ 5 मीटर है। ठीक है, 5 मीटर इसकी लेंथ है। तो अब 1 मीटर लेंथ का जो वेक्टर होगा कि 1 मीटर लेंथ तक, ये 1 मीटर लेंथ होगी, मान लो 1 मीटर इसकी टोटल लेंथ है, तो इस पर जो वेक्टर होगा इसको अपने क्या बोल देंगे, इसका यूनिट वेक्टर बोल देंगे। R12 कैप से इसको शो करते हैं। तो कैप यूनिट वेक्टर होता है और जो वेक्टर आपको दिया होता है उसी की डायरेक्शन में होता है। मतलब इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, यूनिट होती है। वेक्टर की लेंथ कुछ भी हो सकती है लेकिन यूनिट वेक्टर की लेंथ क्या होगी, यूनिट होगी, 1 होगी। तो अब R12 वेक्टर, R12 कैप लिखा हुआ है यहाँ पे, ये क्या है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ R12 वेक्टर।
अब नेक्स्ट देखो कि नाउ फ्रॉम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ट्राइंगल लॉ क्या कहता था वेक्टर एडिशन का, 11th क्लास में पढ़ा था कि अगर अपने दो वेक्टर्स को अल्टरनेट किसी ट्राइंगल की साइड से शो करें तो जो थर्ड उसकी क्या होगी साइड होगी, वो अपने को क्या करेगी, उसके दोनों वेक्टर तो अल्टरनेट होंगे लेकिन जो थर्ड साइड होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या शो करेगी, उसका रिजल्टेंट शो करेगी। तो अब देखो अगर अपने क्या करें, नाउ फ्रॉम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से कि इन ट्राइंगल ए ओ ए बी, ये वाला ट्राइंगल ले रहे हो फर्स्ट केस में ओ ए और बी, तो इसमें देखो दो अल्टरनेट वेक्टर हैं वो ये वाले हैं कि एक वेक्टर जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहीं से दूसरा वेक्टर क्या हो रहा है स्टार्ट हो रहा है, तो ये दो अल्टरनेट वेक्टर हैं और ये वाला वेक्टर क्या है इनकी अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, ये वाला वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर ये वाला वेक्टर ऐसे होता फिर तो अल्टरनेट ही चलता ये, लेकिन अब ये वाला वेक्टर क्या है इनकी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आप यहाँ पे ट्राइंगल लॉ लगा सकते हो भी ये दो वेक्टर का सम इस तीसरे के क्या होगा जो अपोजिट वाला उसके इक्वल हो जाएगा। तो अपने देखो लगाते हैं इसमें कि R2 वेक्टर, ये लिखा हुआ R2 वेक्टर और साथ में R12 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर किसके इक्वल R1 वेक्टर के, तो यहाँ से R12 की वैल्यू आ जाएगी R1 वेक्टर प्लस माइनस में R2 वेक्टर, इस R2 को इस साइड ले जाओगे, इसको इक्वेशन नंबर दे दी 2। अब बिल्कुल सेम दो चीज़ें जो ऊपर वाले ट्राइंगल के लिए की हैं आपने बिल्कुल नीचे वाले ट्राइंगल के लिए करनी है। तो अब देखो नीचे वाले ट्राइंगल के लिए क्या करेंगे, F21 वेक्टर लिखेंगे तो इसमें R21 आ जाएगा क्योंकि F21 का जो पोजीशन वेक्टर है वो R21 वेक्टर है और R21 कैप आ जाएगा यहाँ पे। अब सिमिलरली अपने क्या लगाते हैं ट्राइंगल लॉ लगाते हैं ट्राइंगल OAB में नीचे वाले ट्राइंगल में। तो अब देखो यहाँ पे अल्टरनेट जो वेक्टर हैं दो वो ये वाले वेक्टर हैं अल्टरनेट वेक्टर, कि एक वेक्टर जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ से दूसरा स्टार्ट हो रहा है। अब इसके क्या है ये वाला वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है, तो R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, R2 वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। तो अब वही चीज़ नीचे लिखी है कि R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर। अब R21 वेक्टर किसके इक्वल आ गया, R2 माइनस R1, ये R1 इधर चला जाएगा। अब क्या किया यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लेने से क्या करे क्या होगा, जो माइनस वाला वो प्लस का और प्लस वाला माइनस में चेंज हो जाएगा। तो R1 वेक्टर जो माइनस का था वो प्लस में हो गया और R2 वेक्टर जो प्लस का था वो माइनस में हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 4 होगी। अब देखो यहाँ से एक अपने को चीज़ पता लग रही है, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 2 देखिए अगर अपने यहाँ पे इक्वेशन 4 है ये वाली और इक्वेशन 2, तो यहाँ से अपने को एक रिलेशन पता लग रहा है। देखो रिलेशन है क्या चीज़ कि यहाँ पे R1 माइनस R2 को R12 है, इसकी वैल्यू आप इसमें पुट कर दो यहाँ पे, तो R1 माइनस R2 को अपने R12 वेक्टर लिखेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, R21 वेक्टर इज इक्वल टू R12 वेक्टर लेकिन माइनस का, ठीक है माइनस का साइन आ जाएगा। इससे अपने को क्या पता लगता है कि जो दोनों पोजीशन वेक्टर आपने लिए हैं उनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। जो अपने डायग्राम में देख रहे थे उसको मैथमेटिकली प्रूव कर दिया। अब नेक्स्ट क्या है कि अगर दोनों वेक्टर की डायरेक्शन क्या है अपोजिट है, तो जो इनके यूनिट वेक्टर है उनकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, अपोजिट। मतलब एक वेक्टर इस डायरेक्शन में और एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो इसका यूनिट वेक्टर इतना होगा और इसका यूनिट वेक्टर मान लो इतना होगा, तो दोनों यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। तो दोनों की यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन भी अपोजिट है बाय यूजिंग ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर्स। अब देखो कि दोनों जो वेक्टर्स हैं उनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। अब वो देखो कैसे सेम है कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैथमेटिकल होता है और मैथमेटिकल लेंथ बोल सकते हो आप इसे। तो अब इस डायग्राम से बात करूं तो जो ए से लेके बी तक की डिस्टेंस है वही बी से लेके ए तक की डिस्टेंस है। बस नेगेटिव साइन तो डायरेक्शन के लिए आया है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस सेम है। चाहे तो आप बी से लेके ए तक मेज़र करो चाहे ए से बी तक, बस डायरेक्शन अपोजिट साइन बताता है। तो अब देखो क्या है, तभी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम है वेक्टर्स का। तो मैग्नीट्यूड सेम है तो दोनों का स्क्वायर करेंगे यानी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब अगर आपको कह दें कि एक्स और वाई दो इक्वल हैं क्वांटिटीज़, तो अब इन दोनों का स्क्वायर करेंगे वो स्क्वायर भी क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो वो स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, इक्वल। क्योंकि मान लो x की वैल्यू भी 3 है और y की वैल्यू भी 3 है, अब दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और इधर भी क्या हो जाएगा 9, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वली होंगे।
ठीक है। तो स्क्वायर भी क्या होंगे, इक्वल। तो अब देखो जो अपने ये जो दो रिजल्ट निकाले हैं इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6, इनका यूज करेंगे। इनका यूज किस में करेंगे, इक्वेशन 5 और 6 का यूज अपने इक्वेशन 3 में करेंगे। तो 3 में देखो कैसे करेंगे, इक्वेशन 5 में जो अपने पास आ रहा है R21 स्क्वेयर, इसको पुट करेंगे और R21 कैप, इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो इक्वेशन 3 देखते हैं ऊपर। तो जो इक्वेशन 3 थी इसमें क्या था कि यहाँ पे R21 था, इसकी जगह अपने R12 स्क्वेयर पुट करना है और इसकी जगह पे क्या पुट करना है, माइनस का R12 कैप। तो वही चीज़ अपने की है यहाँ पे। देखो ये वाला KQ1 Q2 अपॉन R12 स्क्वेयर आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा, माइनस R12 कैप आ जाएगा। अब इस माइनस को अपने क्या करते हैं, बाहर ले आते हैं, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। और ये वाली जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू आ गई, इक्वेशन नंबर 1 लिखी थी जो अपने, यानी F12 वेक्टर की ये वैल्यू है। तो F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F12 वेक्टर की क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो नीचे देखो एक लाइन लिखी हुई है कि इट इज़ क्लियर दैट फॉर 2 पॉइंट चार्जेस द फोर्स विच वन चार्ज एक्सर्ट ऑन द अनदर इज इक्वल टू द अपोजिट टू द फोर्स विच द अदर चार्जेस एक्सर्ट्स ऑन द फर्स्ट। कि देखो कि अगर 2 पॉइंट चार्जेस के बिटवीन जो फोर्स लगता है तो वन चार्ज अनदर चार्ज पर जो फोर्स लगाता है वो इक्वल होता है और अपोजिट होता है किस फोर्स के, विच द अदर चार्ज एक्सर्ट्स ऑन द फर्स्ट, यानी कि अदर चार्ज जो पहले पर लगा रहा है वही फोर्स पहला अदर चार्ज पे लगाता है। दोनों क्या है, अमाउंट में इक्वल, मतलब एक 20 न्यूटन का लगा रहा है तो दूसरा भी 20 लगाएगा, बस दूसरा माइनस इस कारण आ जाएगा कि ये इसकी डायरेक्शन को शो करेगा। तो दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन भी क्या होती है, अपोजिट होती है। ये अपने को इस कूलम लॉ के वेक्टर नोटेशन से पता लगता है। तो ये एक तरह का क्या है कि जो अपने न्यूटन्स लॉ में पढ़ा था कि एक्शन रिएक्शन का लॉ, कि अपोजिट डायरेक्शन होती है एक्शन रिएक्शन की, तो वही चीज़ इसमें है। ठीक है। तो इस टॉपिक को आप 3-4 बार लिख के देखना, फिर आपकी याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक अपना कि फोर्स बिटवीन ए सिस्टम ऑफ चार्जेस एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कि सिस्टम ऑफ चार्जेस का मतलब अपने को 2 से ज़्यादा चार्ज दिए हों, भी 4 चार्ज दे दिए, 5 दे दिए, 6 दे दिए, और उन 6 के कारण किसी और चार्ज पे फोर्स निकालना हो, तो वो कैसे निकालेंगे। कि अगर अपने को मल्टीपल चार्ज दे दें तो उसके कारण फोर्स निकालना, तो वो कैसे निकालेंगे, वो अपने को बताता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो ये क्या कहता है कि देखो पहले डायग्राम को समझते हैं कि अपने को एक सिस्टम ऑफ चार्ज दिया हुआ है कि बहुत सारे चार्ज हैं, ये Q1 पड़ा है यहाँ पे, ये Q2 चार्ज पड़ा है, ये Q3 पड़ा है, ये Q4 आगे Q5 Qn तक टोटल n चार्ज पड़े हैं। ठीक है। अब इनके बीच एक चार्ज रखा हुआ है Q0 या Q0 इसको बोल देते हैं। तो Q0 ये बीच में चार्ज पड़ा हुआ है। अब आपको पता है भी ये सारे इस पे क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। और फोर्स की डायरेक्शन क्या है कि अगर मान लो सारे प्लस है तो सारे इसको अपने से दूर भगाएंगे, क्योंकि ये वाला भी पॉजिटिव और ये वाला भी। अब डायरेक्शन ये अपोजिट भी हो सकती है, जरूरी नहीं भी ये इसी डायरेक्शन में हो। अगर क्या हो कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, वो आप डायरेक्शन कोई भी ले सकते हो। तो अब ये वाला लॉ अपने को क्या कहता है कि अगर अपने को मल्टीपल चार्जेस गिवन हो और एक चार्ज पे टोटल फोर्स निकालना हो, तो जो टोटल फोर्स होगा वो हर एक फोर्स के, हर एक जो चार्ज के कारण फोर्सेज होंगे उन सभी फोर्सेज के वेक्टर सम के इक्वल होगा। मतलब ये वाला फोर्स मान लो F1 लगा रहा है, ये वाला चार्ज है वो F2 फोर्स लगा रहा है Q2, ये F3 फोर्स लगा रहा है, ये Fn फोर्स लगा रहा है। तो जो इस पे टोटल फोर्स लगेगा, रिजल्टेंट फोर्स होगा, वो इन सभी फोर्सेज के क्या हो जाएगा, वेक्टर सम के इक्वल होगा। वेक्टर सम मतलब आपको जैसे वेक्टर का एडिशन करते हैं वैसे एडिशन करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते आप मैथमेटिकली। तो देखो स्टेटमेंट पढ़ते हैं अपने इस प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बताता है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल फॉर द सिस्टम ऑफ चार्जेस द रिजल्टेंट फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू अनदर चार्जेस, कि एक चार्ज पे अनदर चार्जेस के कारण जो रिजल्टेंट फोर्स होता है इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। सभी जो फोर्स होंगे उन सब के वेक्टर सम के इक्वल होगा। तो अगर अपने फिगर से बात करें, अकॉर्डिंग टू फिगर द रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q0 चार्ज ड्यू टू Q1 Q2 Q3 डैश डैश Qn इज। तो अब जो इन सभी चार्जेस के कारण इस Q0 पर जो फोर्स होगा वो क्या होगा, सारों को वेक्टर सम कर दें अपने।
तो वेक्टर सम करने से देखो अपने, अगर बात करें, मैं एक आपको बता देता हूँ भी ये वैल्यूज सारी कैसे लिखी नीचे। तो देखो अगर मैं ओनली Q1 चार्ज की बात करूँ तो अपने यहाँ पे Q0 और इस Q1 के बिटवीन जो डिस्टेंस ली हुई है वो R01 वेक्टर ली हुई है, R01 वेक्टर या R01 वेक्टर। Q2 की जो डिस्टेंस ली हुई है वो R02 या R02 वेक्टर ली हुई है। तो देखो अगर दो अपने पास चार्ज और बीच की डिस्टेंस गिवन हो तो कूलम्स लॉ कहता है कि F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर और प्लस माइनस आर कैप आता है। तो अब देखो इसमें क्या होगा कि अगर मैं पहले चार्ज के लिए बात करूं तो K Q0 Q1 अपॉन में R01 स्क्वेयर और साथ में क्या आ जाएगा R01 कैप। सिमिलरली Q2 के लिए लिखेंगे तो यहाँ R02 और यहाँ R02 कैप, डैश डैश करके n चार्जेस के लिए लिख देते हैं इसको। अब n चार्जेस के बाद देखो क्या करते हैं, जो चीज़ कॉमन आती है वो कॉमन ले लेते हैं, K Q0 कॉमन आ रहा है और बाकी सारी वैल्यूज़ अंदर रख देते हैं। अब देखो इसको अपने क्या करते हैं कि अगर बहुत सारे ऐसे प्लस दिए हुए हों n तक तो अपने उसको समेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। समेशन फॉर्म में कैसे कि जो वैल्यू चेंज हो रही है उसको क्या कर देते हैं i की फॉर्म में शो कर देते हैं और i की लिमिट लगा देते हैं। तो यहाँ देखो Q1 Q2 Q3 Q डैश डैश Qn तक जा रहा है, यहाँ R01 R02 R0n तक जा रहा है और R01 कैप R02 कैप और R0n कैप तक जा रहा है। तो इन 1 2 3 को अपने i से रिप्लेस कर देते हैं, तो QI अपॉन R0i स्क्वेयर और साथ में R0i कैप और i अपने डिफाइन कर देते हैं कि कहाँ से लेके आए, 1 से लेके n तक है। ठीक है, ये 1 से लेके n तक इस i की वैल्यू है, तो आपने इसको क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। यही अपने को प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बताता है कि जो टोटल फोर्स होता है वो सारे फोर्सेस के वेक्टर सम के इक्वल होता है। देखो वेक्टर सम अगर आपको करना हो कि होता कैसे, अभी वेक्टर सम कैसे होता है, तो एक थोड़ा सा आपको एग्जांपल के थ्रू मैं समझा देता हूँ कि मान लो आपके पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर एक फोर्स है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है 20 न्यूटन का वर्क कर रहा है। ठीक है, और दूसरा मान लो यहाँ पे कोई चार्ज पड़ा हुआ है, ये वाला Q चार्ज है, इस पे एक फोर्स तो 20 न्यूटन का ऐसे काम कर रहा है और दूसरा फोर्स क्या है कि ऐसे यहाँ पे एक दूसरा फोर्स 10 न्यूटन का वर्क कर रहा है और दोनों फोर्सेज के बिटवीन अब आपको एंगल गिवन होगा कि ये वाला जो एंगल है आपके पास, ये आपको 30 डिग्री का एंगल दे दिया है। जैसे मान लो भाई इस चार्ज पे दो फोर्स वर्क कर रहे हैं, एक F1 फोर्स यहाँ पे वर्क कर रहा है और ये वाला जो फोर्स है ये F2 है। तो अब इसका क्या करना हो कि आपसे पूछ लें भी इस चार्ज है जो ये वाला, इस पे टोटल फोर्स कितना है, तो देखो 20 और 10 ऐसे नहीं भी डायरेक्ट इनको 30 न्यूटन कर दो आप यहाँ पे वेक्टर सम वाला फॉर्मूला लगाओगे, कैसे क्या होता है वो F1 स्क्वेयर प्लस F2 स्क्वेयर प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे 2F1 F2 कोस थीटा, वो वाला वेक्टर सम वाला फॉर्मूला आप यहाँ पे क्या करोगे अप्लाई करोगे, कोस थीटा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो F1 की वैल्यू आपके पास 20 न्यूटन है, F2 की 10 न्यूटन है और थीटा की वैल्यू आपको गिवन है 30 डिग्री। तो ये सारी वैल्यूज पुट करके आप क्या करोगे, इसका आंसर निकाल सकते हो। तो ये क्या है कि अपने को प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बताता है। तो आज के दो टॉपिक जो आपको किए हैं मैथमेटिकल टॉपिक हैं, तो इनको क्या करो आप 3-4 बार कॉपी में लिख के देख लो और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।